हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो। और आज हम करने वाले हैं लाइट के बारे में, या फिर कहें कि ऑप्टिक्स के बारे में। जी हाँ, तो ऑप्टिक्स भी इसके अंदर ही कवर्ड है, लाइट के अंदर ही। लाइट देखिए होता क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे लाइट को एक छोटे स्केल पे देखेंगे तो फोटॉन्स होते हैं जिनके समूह को हम बोलते हैं लाइट। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो लाइट है, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है। आप देखिए कि एक वैक्यूम है जहां एटमॉस्फेयर है ही नहीं है, वहां भी लाइट ट्रैवल कर सकती है। जबकि हम साउंड में क्या देखते हैं कि एक मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को ऐसा नहीं है। साउंड और लाइट का क्यों मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सेट बिठा रहा हूं, आप देखिए कि दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज आगे चल के हमें देखने को मिलेंगी। जैसे रिफ्लेक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, डिफ्रैक्शन हो गई, ये सब चीजें हमें यहीं पे ही इसके साथ साथ ही लेके चलेंगे ताकि आपके मन में कोई संशय रहे ही ना। और अगर मैं एक ढंग से इस चीज को क्लैरिफाई ही नहीं कर पाया तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं, आपका ये कोर्स लेने का फायदा नहीं है। अगर मैं कुछ पढ़ाता हूं ना, मैंने बच्चों को बोला था कि जब मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा ना एक बार, तो आप देखिएगा कि हमने कहीं ज्यादा फिजिक्स पढ़ ली होगी। आप इसके एक बार खत्म होने दीजिए थोड़ा सा फिजिक्स के, इसके बाद 2-4 चैप्टर और रह जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा कि आप कोई भी किताब उठा के देखेंगे ना जब फिजिक्स की, तो आपको समझ में आएगा वैल्यू का कि हमने जो पढ़ाया है ना वो कहीं कहीं ऊपर है। आप एनसीईआरटी खोल के देख लीजिए, लूसेंट पुसेंट कोई भी, आप अरिहंत की कोई किताब खोल के देख लीजिए, जो मर्जी किताब खोल के देख लीजिए, उसमें इतना नहीं बताया होगा जितना हमने इन सेशंस के अंदर बताया है। ये आपको तब समझ आएगी इसकी वैल्यू जब आप दूसरों के पेड कोर्स खरीद के उनको देखेंगे ना कि वो क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पे जो आपको मिल रहा है वो क्या है। ऐसे समझ में नहीं आती चीजें, कंपैरेटिव एनालिसिस करके ही समझ में आती हैं। तो और दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी इस सिलेबस को खत्म कर देंगे। कुछ लोग हाइपर रहते हैं कि अरे यार आज ही सब कुछ मिल जाए, आज ही सब कुछ मिल जाए। एक दिन में सब कुछ नहीं मिलता, हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। ये एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। अगर मैं आपको फिजिक्स का कोई कंटेंट दे रहा हूं ना, तो इससे बाहर ना आए, कुछ इस हिसाब का कंटेंट दे रहा हूं। अब मैंने बायो का दिया है तो उससे बाहर ना आए वैसा दिया है। हिस्ट्री का ऐसा क्यों मैं दे रहा हूं। हर अच्छी चीज को बनाने में समय लगता है। आप सोचें कि एक ही दिन में मेरे को बाकी के टीचर्स की तरह बैच खत्म करना है, तो वो नहीं मैं कर पाऊंगा। बाकी के टीचर्स का आप उठा के देखिएगा, 6-6 महीने टीचर से बैच नहीं खत्म होता। और 6 महीने में भी देख लेना कि क्या पढ़ाया हुआ है। एक बारी उन स्टूडेंट के साथ खुद को कंपेयर करके देख लेना, तुम कहां और वो कहां वाली बात हो जाएगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लाइट के अगर स्पीड की मैं बात करता हूं तो आज तक अगर मैं दुनिया में देखता हूं तो हम जो सबसे टॉप नॉच स्पीड मानते हैं वो लाइट की ही मानते हैं। हम बोलते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप 1 किलोमीटर चल के दिखाइए, आपको पता लगेगा ये तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलती है। ऐसा हाल है। तो यानी कि आपको जब ऊपर डिस्टेंसेस नापने होते हैं ना स्पेस के अंदर, तो आप लाइट ईयर के अंदर मापते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि डिस्टेंस बहुत लंबे लंबे है भाई। तो हम जब कह रहे हैं कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो वहां ऊपर करोड़ों में है डिस्टेंस। तो इसीलिए हम लाइट के हिसाब से, लाइट ईयर के हिसाब से मापना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई। तो अगर कोई पूछ ले स्पेस में कैसे डिस्टेंस मेजर होते हैं, तो लाइट ईयर के हिसाब से होता है। मैं सब चीजें जो मैं बोल भी रहा हूं उनमें भी क्वेश्चन है, जो मैं लिख रहा हूं उनमें भी क्वेश्चन है। आपको बस ये चीजें ध्यान से ग्रास्प करनी है। अब आप देखिए कि ऑब्जेक्ट्स, अब लाइट जो है ना, लाइट का खुद में कुछ भी नहीं होगा अगर हमें ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं है। ऑब्जेक्ट हम यहां पे 2 तरह की कैटेगराइज करके चल रहे हैं, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो चमकते हैं। अब आप इसमें ये नहीं बोलिएगा कि चमकने का मतलब है कि जैसे सूर्य भगवान चमक रहे हैं तो वो लुमिनस है सिर्फ। जी नहीं, या लुमिनस का मतलब है कि जो कोई भी रोशनी पड़ने पे चमक जाए, उनको बोलते हैं लुमिनस। यूजुअली आप देखिए कि कोई भी चीज ब्लैक होती है, ब्लैक बॉडी होती है, कोई ब्लैक चेयर है, कुछ भी ब्लैक है आपके पास, तो वहां पे लाइट डालने से भी वो इजीली चमकता नहीं है, उसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। वही यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी लुमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अभी उसके बारे में भी पूरा देखेंगे। जैसे कि आप देखिए यहां पे लुमिनस में मैंने सूर्य भगवान आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे। ऐसी देखिए कि कुछ और भी चीजें कृत्रिम, आप देखना जरा। फॉर एग्जांपल वी हैव सन। अब सन जो है या ट्यूबलाइट जो है ये मैनमेड है। सन तो नेचुरल है, ट्यूबलाइट मैनमेड है। तो ये भी क्या हो गई, ल्यूमिनस हो गई। यानी इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लोइंग वाला कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ल्यूमिनस होगा। लेकिन नॉन ल्यूमिनस में क्या है, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो इफ देयर इज नो लाइट वी कांट सी देम। ठीक है, सिंपल सी बात है। उनको देखना है तो उनके ऊपर लाइट डालनी पड़ेगी। समझना इस चीज को। एक चीज होगी जिसकी खुद की लाइट है, एक चीज होगी जिसकी खुद की लाइट है ही नहीं है, उसके ऊपर दूसरे की लाइट डलेगी तब वो दिखाई देगी हमें, अदरवाइज हम नहीं देख सकते। जैसे मून है, मून की खुद की लाइट नहीं है, हम बोलते हैं चांदनी रात में, है ना,
और हम शायर लिख रहे थे शायरी, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हम फालतू की लिखते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। तो इसीलिए चांद को हम ल्यूमिनस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की रोशनी नहीं है, इस वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो गई होगी। अब टॉर्च है, जैसे मैं बोल दूं तो टॉर्च क्या है, ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस है? तो आप बोलेंगे कि ल्यूमिनस है। ठीक है दोस्त, किताब है, बुक्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस? नॉन ल्यूमिनस है। रेडियम है, मान लो एक कड़ा है, कड़े के अंदर रेडियम डाल दिया, ल्यूमिनस है नॉन ल्यूमिनस? आप बोलेंगे ल्यूमिनस है। रिफ्लेक्टर्स हैं, रिफ्लेक्टर्स के ऊपर जैसे आप कोई भी रोशनी डालते हैं तो वो क्या है, चमक उठते हैं। खुद वो नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर रोशनी डलेगी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे दोस्तों, वो क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस हो गए। लेकिन वो चमकेंगे जरूर, लेकिन तभी जब रोशनी उनके ऊपर गिरी जाएगी। तो दोनों में फर्क समझ आ गया। जिसकी खुद की रोशनी है वो लुमिनस, जिसकी खुद की रोशनी नहीं है वो नॉन लुमिनस। और जो लुमिनस है उसके अंदर ये भी हो सकता है कि उसकी खुद की रोशनी ना हो, लेकिन उसके अंदर से करंट फ्लो करके उसके अंदर रोशनी पैदा की जाए। जैसे कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की खुद की रोशनी नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें से करंट फ्लो करते, बिजली लगाते हैं तो उसमें आ जाती है रोशनी, उसको भी हम लुमिनस में ही कंसीडर करते हैं। दोनों में फर्क है। जबकि आप देखिए चांद है, चांद को ऐसा तो है नहीं ना कि बिजली की तार लगा के वहां पे ट्यूबलाइटें चमका रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक किताब है, किताब के अंदर कुछ नहीं कर सकते हो, करंट पैदा कर दो किताब के अंदर से, क्या ट्यूबलाइट की तरह चमकने लग जाएगी? नहीं हो सकता ना। तो उसको नॉन ल्यूमिनस ही बोलेंगे। अब देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दिखाई कैसे देता है, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताने जा रहा हूं जिससे आपको मजा भी आएगा थोड़ा सा देख के। आप देखिए, कोई भी व्हाइट सरफेस है, व्हाइट सरफेस पे कोई भी रंग को डाल दिया जाए, लाइट को, चाहे लाल, पीली, हरी, नीली, वायलेट, कोई भी लाइट आप डालेंगे वो पूरी पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, इजिली रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहां पे? व्हाइट सरफेस पे। जबकि आप देखिए कि एक ब्लैक सरफेस है, वहां पे आप व्हाइट लाइट डालिए, हरी डालिए, लाल, पीली, कोई भी लाइट डालिए, ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये रिफ्लेक्ट करेगा भी तो बहुत बहुत 0.1% करेगा, यानी कि नो लाइट रिफ्लेक्टेड। यहां पे ये सारी की सारी को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, जबकि यहां पे ये सारी की सारी लाइट को बाहर को फेंक देगा। तो आप देखिए जरा ध्यान से, सभी लाइटें जब मिल जाती हैं तो कौन सा कलर बनाती है? आप मेरे को बताओ, सातों रंग किस लाइट में होते हैं? व्हाइट में होते हैं। व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो रेनबो में कन्वर्ट हो जाती है 7 लाइटों में। सूर्य भगवान की रोशनी आ रही है, कौन से रंग की है? व्हाइट लाइट आ रही है, वही 7 रंग में आगे स्प्लिट हो जाती है। अब आप मेरे को बताइए कि अगर ये व्हाइट सरफेस पे मैं कह रहा हूं कि मैं कोई भी कलर की लाइट डालूं, मैं सभी रंग डाल दूं इसके ऊपर, तो वो सारे के सारे तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब जब इसने सारे के सारे रिफ्लेक्ट ही कर दिए तो इसने खुद के अंदर एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया? इसने खुद के अंदर केवल एक ही कलर को एब्जॉर्ब किया, और वो कलर कौन सा था? व्हाइट कलर। ठीक है दोस्त, तो क्योंकि बाकी के सारे कलर तो इसने बाकी के सारे कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो बाहर निकाला है, आप समझना, इस कंसेप्ट को समझना। एक व्हाइट लाइट है, जैसे ये व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट जो है ना, प्रिज्म के हिसाब से क्या होता है कि ये 7 कलर्स में आगे डिवाइड हो जाती है। समझना थोड़ा सा ये कंसेप्ट, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन देखिए कि इसके ऊपर जब सारे के सारे कलर डलेंगे ना, व्हाइट पोर्शन पे, व्हाइट सरफेस पे, तो ये जो है बाहर भी कौन सा निकाल रहा है? सारे रंग निकाल सकता है, ये सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और सारे के सारे कलर्स का मतलब क्या है? ये सारे कलर्स का मतलब क्या है? व्हाइट ही तो है, क्योंकि व्हाइट से ही ये सारे के सारे कलर निकल रहे हैं। अब इसका मतलब है कि यहां पे जो एक आंख है ना, उस आंख के पास कौन सी लाइट पहुंच रही है? व्हाइट लाइट। क्योंकि सारे कलर, जितने भी कलर हैं, वो मिलके किससे बने हुए हैं दोस्त? व्हाइट कलर से बनके मिले हुए हैं। और वो व्हाइट कलर जैसे ही आपकी आंख तक जाएगा तो आपको वो सरफेस क्या दिखने लग जाएगा? वो पानी की टंकी आपको सफेद दिखाई देने लग जाएगी। समझना इस चीज को, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। और यहां पे देखिए ब्लैक सरफेस है, ब्लैक सरफेस पे आप देखो कि ये तो सारे का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान देना, ये सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सारे का सारा एब्जॉर्ब कर रहा है। व्हाइट लाइट इस पे गिरेंगे, व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है? 7 के 7 कलर है व्हाइट लाइट में, है ना, तो उसमें 7 कलर मान लिए जाते हैं व्हाइट कलर में, व्हाइट लाइट में। ठीक है, तो व्हाइट लाइट डाली तो वो सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपकी आंख तक कौन सी लाइट पहुंची दोस्त? आपकी आंख तक कोई भी लाइट नहीं पहुंची। तो जब कोई लाइट नहीं पहुंचती, उसी रंग को बोलते हैं ब्लैक कलर दोस्त, उसी को अंधेरा कायम रहे बोलते हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि वो तमराज के लिए यूं ही बोलता रहता है भड़वा कि अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। अरे भाई, अंधेरा पहले ही कायम है, कैसे करोगे कायम? और है ना, अंधेरा ही अंधेरा हर जगह पे, उल्टा लाइट जलानी पड़ रही है अंधेरे को खत्म करने के लिए, ऐसा हाल चल रहा है। तो यानी कि आप देखिए कि ब्लैक कलर क्या है? जो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है दोस्त, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, यानी इसने सब कुछ अपने अंदर समा लिया, ब्लैक होल की तरह। जब अब आप देखिए एक इंसान है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बड़े मजेदार सवाल है। ये एक इंसान है, ये आपको दिख रहा है गोरे रंग का, गोरा दिख रहा है, आपकी ये आपकी आंख है, आपकी आंख को ये इंसान गोरा दिख रहा है। मेरे को बताओ आज
कि क्या ये इंसान सच में गोरा होगा या काला दिखेगा, ये बता दो मुझे। ये वाइट दिखेगा या ब्लैक दिखेगा इंसान? एक बारी कॉपी पे लिख लो फटाफट से, आपने यहाँ अपने दिमाग में छाप लो कि वाइट दिखेगा ये इस आंख को, आपको ये इंसान, मैं बोल रहा हूं कि गोरा दिखाई दे रहा है। रियलिटी में बताओ कि ये गोरा है या वाइट है, रियलिटी में बताओ मेरे को, क्या सोच सकते हो? अगर आपने ये रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को समझ लिया ना, तो आपको समझ आएगा कि भाई इसके ऊपर सारे कलर डले, इसने बाकी सब कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन एक कलर को इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, वो था गोरा रंग, जो जिसको हम थोड़ा सा विटिश बोल देते हैं ना, वाइट विटिश बोल देते हैं, है ना। तो विटिश बोल देंगे तो फिर गेहूं जैसा रंग हो गया। तो अब गेहूं के जब सफेद दाने को बोल दीजिए, वैसा रंग इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया आपकी आंख की तरफ। यानी कि इसके पास सारे रंग है, सिर्फ एक गोरा रंग ही नहीं है। इसीलिए रेशियल मत होइएगा। ऐसे आप देखिए एक इंसान है जो काला दिखाई दे रहा है, आपकी आंख को ये इंसान काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि इसने काले रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया, बाकी सब रंग इसके पास है। यानी कोई व्यक्ति अगर काला दिख रहा है, उसने अपने अंदर समाहित सारी के सारे कलर कर लिए, सिर्फ काले रंग को नहीं किया, उसको उसने बाहर भगा दिया है। यही तो कमाल है। और यही देखिए कि रेशियलिज्म, इसीलिए मुझे लगता है कि रेशियलिज्म इज बकवास थिंग। क्योंकि आप देखिए ना, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं और क्या दूंगा आपको। आप देखिए यहाँ पे ब्लू ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ना ब्लू को छोड़ के सब कुछ है। कैसे? इसने सारे कलर्स को अपने अंदर समाहित कर लिया, केवल ब्लू कलर को बाहर निकाला, इसलिए हमने इसको ब्लू बोल दिया। जबकि रियलिटी में ये ब्लू नहीं है, ये सब कुछ है, सिर्फ ब्लू नहीं है। रियलिटी में बता रहा हूं आपको। ऐसे ये सब कुछ, अगर ये रेड कलर है तो इसमें सारे कलर गिरे, इसने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, केवल रेड को बाहर निकाल दिया, उसको इसने रिफ्लेक्ट कर दिया और वो आपको दिखाई दिया। इसका मतलब कि रियलिटी में क्या है, ये रेड नहीं है, बाकी सब कुछ है। जबकि आपकी आंख को दिख रहा है कि रेड है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा डीप था, अगर नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, सिंपल समझ लीजिए कि रिफ्लेक्शन नाम की कोई चीज होती है। आगे और डीप में देख लेंगे। अब देखिए कि अगर हम टेंडेंसी ऑफ लाइट की बात करते हैं कि ये कैसे, इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं जो फर्क डालेंगी, तो वो उसके ऊपर हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस इट में पास थ्रू इट। अब देखिए तीन तरह के सरफेस बनते हैं, आप समझना। एक ट्रांसपेरेंट बनता है, ट्रांसलूसेंट बनता है, ओपेक बनता है। अगर कोई चीज ट्रांसपेरेंट सरफेस से पास करती है लाइट, तो वो पूरी की पूरी लाइट उसमें से, मोस्ट ऑफ द लाइट जो है 99% तो उसमें से पास कर जाएगी। ट्रांसपेरेंट जैसे कि ग्लास हो गया, है ना, ये वो सरफेस है, जैसे कंच नहीं हो गया, कंच कि जिसमें से लाइट यूं पूरी की पूरी पास कर जाए, वापस से ना इधर को आए, समझ गए। तो ये वो वाले सरफेस हो गए, जैसे कंच हो गए, जिसमें से आर पार जा सके लाइट। और इसमें हम क्लियरली इधर से उधर देख सकते हैं, ठीक है, इधर से उधर आप देख सकते हैं। तो इसमें से पूरी पूरी लाइट ट्रांसपेरेंट में से पास होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप देखिए कि किसी सरफेस में से लाइट, जैसे एक पॉलीथीन मान लीजिए, पॉलीथीन को उठाइए और यूं करके देखिए, एक लाइट की टॉर्च इधर से जलाइए, आप उधर से देखेंगे तो आपको धुंधली धुंधली टॉर्च दिखाई देगी। या बटर पेपर उठाओ, यूं करो, उधर से टॉर्च मारो, इधर से देखेंगे तो हमें धुंधली धुंधली दिखाई देगी। इसका मतलब लाइट पास की, लेकिन पूरी नहीं की। मान लो 60% की है, 50% की है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया, जिसमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे। तीसरा होता है ओपेक। ओपेक तो पूरे का पूरा ब्लॉक कर देता है लाइट को। लकड़ी का एक फट्टा ले आओ, मैं बोलता हूं ये देखिए ये एक फट्टा है, मैं इधर टॉर्च जलाता हूं, आप मेरे को, मैं टॉर्च जला के यूं लगा देता हूं इधर, आप बताओ मेरे को इधर से रोशनी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? घंटा दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। ये क्या है, ओपेक था, इसलिए नहीं दिखेगी। सिंपल सी बात समझ में आई आपको? तो ये तीन चीज इसके अंदर सरफेसेस की है। आइए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। कई बार जब आप पानी के किनारे होते हैं या स्विमिंग पूल के आसपास होते हैं, तो आप देखिएगा कि जब आप यहां चल रहे होते हैं ना, आसमान भी नीचे पानी में दिखाई देता है और आप खुद भी नीचे दिखाई देते हैं। ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, आप ही की परछाई होती है एक तरह से। अब यहां पे रिफ्लेक्शन के अंदर होती क्यों है ये होती है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की वजह से। यानी कि एक सरफेस है, ये देखिए ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक लाइट आई और यहां पे पड़ी। अब जब ये लाइट यहां पे पड़ने के बाद इधर को रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, ये इसकी परछाई को पैदा करेगी। यानी कि इसके ऊपर आप देखिए कि इधर जो चीज थी ना, वो उसकी रोशनी जब इधर पड़ रही है, तो आपको यहां पे जब लाइट आपकी आंख में जा रही है ना, उसी चीज की रोशनी नीचे दिखाई दे रही है एक परछाई के तौर पे। क्योंकि आप देखिए कि इसको आप इधर को कर लेंगे एक्सटेंड, तो यहां पे करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यहां था, एक पेड़ था यहां, है ना, तो वो यहां खड़ा था, उसकी रोशनी यहां पड़ी, लेकिन आपकी आंख ने देखा यहां से, तो इसने आंख ने पीछे तक एक्सटेंड किया, तो ये पेड़ इसको यहाँ नीचे परछाई दे रही होगी। ऐसी आप देखिए कि यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपने तो यहाँ देखा, लेकिन वो वही वाला रिफ्लेक्शन वाला केस पता है कि यूं करके यूं होता है, तो ये जो है इसकी परछाई नीचे दिखाई दे रही है, जैसे ये पेड़ की नीचे दिखाई देगी। समझ आ गया?
तो ये एक तरह से क्या होता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का कंसेप्ट है, ये हम आगे डीप में भी पढ़ेंगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो इसके अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट शुड हैव ए शाइनी सरफेस। अगर किसी को भी सरफेस को एक लाइट को रिफ्लेक्ट करना है तो वो कैसा सरफेस होना चाहिए, वो होना चाहिए शाइनी, चमकदार सरफेस। जैसे शीशा है, शीशे के ऊपर कुछ भी गिरेगा तो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप यूं टॉर्च जलाइए, यूं रोशनी जा रही है तो दूसरी यूं निकल आएगी उसमें से, इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है दोस्त। इट शुड हैव ए पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस होगा तो चिकना चमकता हुआ होगा तब भी उसमें से हो जाएगी। इट शुड हैव ए स्मूथ सरफेस, जितना सरफेस स्मूथ होगा, आप देखिए कि कोई शीशा नहीं भी है, आप कभी भी देखना, जैसे फर्श है, फर्श को रगड़ाई करवाते हैं आप तो वो एकदम चमक जाता है। चमकने के बाद क्या होता है, उसमें यूं रोशनी मारिएगा तो यूं करके यूं उसमें से निकलेगी, या फिर आप अपनी शक्ल देखने की कोशिश कीजिएगा, हल्की हल्की आपको शक्ल दिखाई देगी, क्यों वो चमक जाता है, तो इसका मतलब स्मूथ हो गया वो एक तरह से, तो भी हो जाएगा। आउट ऑफ ऑल सिल्वर मेटल जो होता है ना वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। आप शीशे देखिए, जब भी हम शीशे को देखते हैं उसमें पिछली जो परत होती है ना वो सिल्वर की लगी होती है। आप शीशे को जब देखेंगे तो पीछे सिल्वर लगाते हैं, उस सिल्वर में हमें अपनी परछाई दिख रही होती है। जी हाँ, चांदी के अंदर ही हमें दिख रही होती है, इसलिए हमें एकदम वो क्लियर परछाई दिखती है, बिल्कुल पतली सी होती है वो चांदी। ऐसा नहीं होता कहीं तुम सोच रहे हो कि मोटी ताजी चांदी लगा रखी है चलो उसमें से निकालते हैं, ऐसा नहीं होता है। मशीनों से लगाई जाती है, हल्की सी चांदी की परत होती है जिसको कि पूरा यूं स्प्रेड कर दिया जाता है और वो शीशा बन जाता है। नॉर्मल ग्लास के ऊपर यूं स्प्रेड किया जाता है, ये समझो आप उस चीज को। ठीक है दोस्त, तो वो क्या बन गया, शीशा बन गया। बेस्ट रिफ्लेक्टर क्या है आपका, सिल्वर मेटल हो गया, इसीलिए ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन के थोड़े थोड़े चीजों को, टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अभी तक मैंने पूरी की पूरी भूमिका बांधी इस चैप्टर को थोड़ा समझाने के लिए। अब मैं रियल लाइट की फिजिक्स के अंदर आता हूं कि क्या होती है। आप देखो एक लाइट है, यहां से इस सरफेस के ऊपर गिरती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि यहां से इस तरह से इसके ऊपर गिर रही है। अब यहां से जो निकल रही है उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होती है नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस के ऊपर। आप देखिए ये है, इसके ऊपर अगर मैं यूं खड़ा कर दूं एक चीज तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गया, है ना। ये परपेंडिकुलर हो गया तो अब मान लीजिए कि एक लाइट यूं आई इसके ऊपर गिरी तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट लाइट होगी। तो दूसरी यूं निकली इसमें से तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये दो एंगल बनते हैं, एक इंसिडेंस एक रिफ्लेक्टेड। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे ये आगे देखेंगे, एंगल्स का कंसेप्ट आगे देखेंगे हम कि कब बराबर हो जाता है, क्या होता है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी नॉर्मल के साथ हम देखते हैं कि कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्त, यही यहाँ पे पूरा का पूरा बता रखा है। आगे बढ़ते हैं अभी हम। अच्छा अब देखिए प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप देखिए कि प्लेन वेयर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे लाइज, ये पूरे के पूरे प्लेन पे देखिए कि ये रे भी और ये रे भी यहां पे लाई कर रही है। इसका मतलब ये जो पूरा प्लेन है ना, इसको प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की मैं बात करता हूं तो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। आप देखिए ये और ये सब इसी प्लेन पे लाई कर रही हैं। इसका मतलब है कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, या फिर आप यूं करके देखना चाहे तो यूं भी देख सकते हैं कि एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये पहला इसका लॉ है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं। दूसरा लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन में होता है, रिफ्रैक्शन में नहीं होता। रिफ्रैक्शन आगे पढ़ेंगे। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। ये दूसरा लॉ बोलता है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए अब टाइप्स ऑफ मिरर की बात करता हूं मैं। ये लॉज भी हो गए, सब कुछ हो गया, आपको इंसिडेंट वगैरह सब समझ में आ गया। लाइट का थोड़ा सा एक मोटा भूमिका समझ में आ गई है। अब धीरे धीरे हम ऑप्टिक्स के अंदर घुसते जाएंगे, क्योंकि लाइट और ऑप्टिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखिए कि मिरर, अब देखिए क्या होता है, मिरर शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मैंने क्या बताया आपको, मिरर के अंदर दिखाई देती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। अब मिरर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का एग्जांपल मैं यहां पे दिखाता हूं। ये देखिए एक प्लेन मिरर है, आप यहां खड़े हो जाइए, पीछे एक आपको इमेज दिखाई देगी, आपके जैसे एक लौंडा दिखाई देगा। यहां अगर आप खड़े हैं आपकी शक्ल का एक आदमी इधर दिखाई देगा। ये बिल्कुल जितनी दूरी पे आप खड़े हैं उतनी ही दूरी पे यहां पे वो आदमी खड़ा हुआ दिखाई देगा शीशे में। उसको क्या बोलते हैं, आपको प्लेन मिरर होता है। जहां पे क्या होता है, आपके यहां पे ऐसे आपकी एक इंसिडेंट रे गिरेगी और यहां से एक रिफ्लेक्टेड आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो ये पीछे जाके और यहां से मिला के क्या बनाते हैं, आपकी ही इमेज बना देता है पीछे को। ठीक है भाई। अब दूसरे तरह के मिरर कौन से हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये आप देखिए कि कोई मिरर ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा। ये तो प्लेन हो गया, ये कनकेव हो गया, ये कन्वेक्स हो गया। कनकेव कन्वेक्स आपको कैसे पता लगेगा, आप समझना।
ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये जो चीज है, ये जो है क्या है, यहाँ पे पॉलिश कर रखी है। अब समझना, जब पॉलिश यहाँ पे कर दी है तो कोई भी चीज इधर से आएगी तो वो इधर को रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि आप यहाँ खड़े हैं ना तो आपको शक्ल अब दिखाई देगी इसमें से। पॉलिश का ये मतलब है, इसको आप ऐसे मत समझ लेना पॉलिश को कि यहाँ पे पॉलिश कर दी तो मेरे को इधर से दिखाई देगा, जी नहीं। ये इसका मतलब है कि वो सरफेस है बैक साइड है मिरर की, जहां पे मैंने ये कर दिया। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव। कनकेव मिरर हो गया कि जहां पे ये जो गोलाई है ना, गोलाई के ऊपर कोई रे गिर के इधर को दिखाई दे, समझ गए। यानी कि आप यहां पे खड़े हैं तो आप यहीं से अपने आप को देख पाए। ये वो वाला चमकता हुआ सरफेस ये वाला है, ठीक है दोस्त। एक सेकेंड रुकिए, हाँ जी। तो उसके बाद कन्वेक्स क्या होता है, आप देखिए चमकता हुआ सरफेस कौन सा है, ये है आपका चमकता हुआ सरफेस। तो ये क्या है, चमकता हुआ, चमक वाला सरफेस लिख लीजिएगा। तो यानी यहां पे कोई आदमी खड़ा है तो उसको यहां से अब अपनी प्रतिबिंब इसके अंदर दिखाई देगा, और इधर से आपने पॉलिश कर रखा है। अब आप देखिए कि जैसे आप इसमें से देखेंगे तो आपको खुद भी दिखाई देगा, आसपास की भी चीजें दिखाई देंगी। ये कैसा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। मिरर और लेंस में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा मिरर को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको कॉमन दिखाई देंगी, लेकिन बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कनकेव यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, वहां कुछ और दिखाई देता है। जैसे लेंस में कैसा होता है कनकेव, लेंस में कनकेव ऐसा होता है, कन्वेक्स लेंस में कैसा होता है, वहां पे ऐसा होता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। अभी आप इसको देख समझिए, ये है मिरर, ये शीशे हैं, वो लेंस होंगे आगे। तो दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। आप आगे बढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के हैं, कनकेव और कन्वेक्स। ये अभी मैंने जो आपको समझाया है वही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये हार्ड सरफेस है, तो ये आपका कनकेव मिरर हो गया। ये आपका इस तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे इधर हार्ड सरफेस है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो क्या हो गया, आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। बहुत सारे इसके यूसेज होते हैं मिरर्स वगैरह के, आपका कार वगैरह में भी लगता है, या कहीं रोड साइड पे भी लगता है, जहाँ पे अंधा मोड़ जिसको बोलते थे, ब्लाइंड टर्न्स बोल देते हैं। तो ये अभी आगे इसके पूरे यूसेज पढ़ेंगे, अभी आप परेशान मत होना, ठीक है दोस्त। अभी पहले हम कनकेव मिरर की बात करते हैं। इट इज दैट इन विच द रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू द इनर सरफेस ऑफ द मिरर। तो आप देखिए कि इनर सरफेस यही तो है, इनर, यही तो इनर है, तो यहां से हो रही है। इसमें क्या हो रही है, आउटर सरफेस इधर से हो रही है, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इमेजेस की मैं बात कर लेता हूं। इमेजेस भी देखिए दो तरह की होती हैं, एक इमेज होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। एक इमेज कब बनती है, जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट वाली लाइट ही एक तरह से क्या हेल्प कर रही है, इमेज को बनाने में हेल्प कर रही है। दो तरह की इमेज है, रियल वाली और एक वर्चुअल वाली। रियल वाली क्या होती है, इट इज दैट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना लाइट, वो सच में कहीं मिलती है किसी पॉइंट पे, तब हम उसको बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। जैसे ये है, अगर ये इसकी इमेज आपको शीशे में बनेगी ना, तो वो इमेज उल्टी बनेगी। बेशक से आपकी आईज उसको सीधा दिखाएंगी, क्योंकि वो आपका ब्रेन उस एंगल से उसको पिक करेगा, ठीक है। लेकिन जहां पे देखिए जो चीज ऐसी है ना, उसकी रियल इमेज ऐसी बनेगी उधर जाके शीशे के अंदर, तो वो क्या है, रियल इमेज है। और यहाँ पे एक्चुअली जब रेज मिलेंगी ना रिफ्लेक्शन वाली, तभी ये बनेगी। जबकि आप और ये जो रियल इमेज है, इसको आप देखिए कि जैसे वो होता है ना, थिएटर में पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर आप इमेज को लेके आ सकते हैं, वैसी वाली चीज है कि इस इमेज को अगर इसकी शीशे में उधर दिख रही है ना, तो शीशे वाली से रिफ्लेक्ट होके ना, ये बाहर हम किसी एक स्क्रीन पे व्हाइट पेपर पे इस इमेज को लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हमने खुद स्कूल्स के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। एक शीशा हमें पकड़ा देते थे, एक स्केल पकड़ा देते थे, बोलते थे यूं इसमें हिला हिला के देखो कि दीवार पे सामने इमेज बन रही है कि नहीं बन रही, तो बाहर वाली बिल्डिंग की इमेज दीवार पे बन जाती थी, ऐसा भी होता था। तो ये होगी रियल इमेज। दूसरी वर्चुअल इमेज, इट इज दैट विच इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट मीट एक्चुअली एंड अपीयर्स टू मीट एट ए सर्टेन पॉइंट। यहाँ पे असली में रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलती हैं, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मिल रही हैं। जब हम इसके पूरे के पूरे कंसेप्ट्स आगे देखेंगे ना, वहां पे आपको रियलिटी समझ में आएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ अभी भूमिका बांध रहा हूँ इनकी। जब मैं पूरा एक एक डायग्राम बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा जी ये तो ये होता है, तब आएगा ना समझ में, अभी कहाँ से आ जाएगा। और यहां देखिए वर्चुअल इमेज जो होती है ना, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी अगर इधर वर्चुअल इमेज बन रही है तो ऐसी ही बनेगी, यानी ये ऐसी उल्टी नहीं बनती, इन्वर्टेड नहीं बनती। रियल इमेज उल्टी बनती है, जो वर्चुअल इमेज ऐसा है तो इधर भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। और इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर आप वर्चुअल इमेज को सोचें कि आप स्क्रीन पे लेना चाहेंगे, तो आप देखिए कि ये मिरर है, इसमें ये इसकी इमेज मैं चाह रहा हूं कि उधर वाली इधर किसी स्क्रीन पे दिखाई दे। आपने सामने ये रख दिया, तो अब मिरर में भी उतनी ही दूरी पे यही दिखाई दे रहा है, ऐसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं एक स्क्रीन उठा के
मैं एक, अब देखिए कि कुछ ऐसे एक स्क्रीन उठा के ऐसे इधर रखूं और मैं चाहूं कि वो वाली इमेज इस स्क्रीन पे आ जाए, तो वो वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं आएगी। उसका कारण भी सुन लीजिए, क्योंकि आप देखिए कि वर्चुअल इमेज ना, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, वर्चुअल इमेज उधर बन रही है, जबकि आप देखिए कि जो रियल इमेज है, रियल इमेज क्यों स्क्रीन पे आ रही है, अभी हम आगे जब कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, ये मिरर्स के अंदर बता रहा हूं, लेंस के अंदर नहीं बता रहा, दोनों में कंफ्यूज मत करना, मिरर्स की बात कर रहा हूं। तो रियल इमेज क्यों स्क्रीन पे बन रही है, जैसे ये इधर है ना, तो रियल इमेज बनती है जो कनकेव सरफेस होता है, यानी कि ये चमकदार सरफेस है, यहां पे इसकी जब रेज यूं जाएगी ना, तो ये चमकदार सरफेस क्या करेगा, क्योंकि ये ऐसा है तो ये यहां से इस तरफ को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये जो है इसकी रे यूं गई और वो इधर ही रिफ्लेक्ट होगी। आप मेरे को बताओ कि अगर वो इधर को ही रिफ्लेक्ट होगी, मैं यहां पे एक स्क्रीन लगा दूं तो वो रे इधर को ही तो आ रही है, तो इस स्क्रीन के ऊपर वो हमें इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से हम रियल इमेज बोल देंगे, और वर्चुअल इमेज जो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए ये प्लेन मिरर है, तो अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करता हूँ, ये बोतल इधर पड़ी है तो इधर भी हमें ऐसी ही दिखाई देगी, ये वर्चुअल इमेज है। जबकि आप देखिए कि यहाँ पे ये बोतल ऐसी है, अब यहाँ पे कनकेव मिरर लगा दिया जाए तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन के बाद जब इधर एक आई दिखेगी ना, तो जो बोतल आपने सीधी रखी है, यहाँ पे मैं स्क्रीन लगा देता हूँ एक, ठीक है, ये वाली स्क्रीन लगा देता हूँ जो अभी मैं बता रहा था, ये ऐसे करके एक स्क्रीन लगा देता हूँ, ये इमेज मेरे को इस स्क्रीन पे भी दिखाई दे जाएगी। और ये दिखाई कैसे देगी, जो ये बोतल ऐसे है ना, मेरे को यहाँ पे ये बोतल इस स्क्रीन के ऊपर उल्टी दिखाई देगी, तो यहाँ से मेरे को कंसेप्ट पता लगा कि भैया रियल इमेज जो है यहाँ पे उल्टी दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज पे। अब देखिए इमेज कई तरह की होती है। वर्चुअल मैंने अभी आपको बताया, इरेक्ट मतलब होता है कि जो उल्टी ना हो, यानी ऐसी है तो ऐसी ही रहे, सेम साइज की हो सकती हैं। और लेटरली इन्वर्टेड मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा तो इमेज ऐसी बन रही है, यानी कि उल्टी, इन्वर्ट मतलब उल्टी। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये अभी भी मैंने आपको समझाया। यहाँ पे देखिए आप, सॉरी पीछे को, कि यहाँ देखिए जैसे ये मिरर है, मिरर से अगर ये 10 मीटर की दूरी पे है तो ये भी 10 मीटर की ही दूरी पे होगी। इसको बोलते हैं कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है उतने डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा। तो ये जो है कौन से कंसेप्ट में समझाया, 4 नंबर कंसेप्ट में हमने समझाया। तो ये 4-5 चीजें हैं कि सेम साइज की भी बन सकती है। ये कहाँ देखिए समझिए, ये हर इमेज के लिए नहीं बता रखा है, ये हमने ये बताया कि इमेज की ये करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन क्या हर इमेज की ये होगी, ऐसा थोड़ी है कि वो वर्चुअल भी हो जाए और वो इन्वर्टेड भी हो जाए, वो इरेक्ट भी हो जाए, ऐसा नहीं है। वो ये सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अब किस इमेज की कौन सी करैक्टरिस्टिक होगी वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, जिसकी आपने इमेज बनानी है उस वस्तु को आपने रखा कहाँ है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा दोस्त। अब देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होती है। इट इज द फिनोमिना व्हेन लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स राइट हैंड साइड और वाइस वर्सा। समझना इसको कि ये क्या चीज है। आप देखिए, आप यहां पे खड़े हैं, आपने मिरर में यूं हाथ ऊपर किया, समझना, तो ये लेटरल इन्वर्शन क्या हो रही है ना, आपने देखिए राइट हैंड ऊपर किया तो आपको सामने मिरर में यही लग रहा है कि उसने भी यही वाला हाथ ऊपर किया, जबकि आप देखिए रियलिटी में क्या है कि आप जब मिरर वाला आदमी मेरी तरह खड़ा है, मिरर वाले आदमी ने ये लेफ्ट हैंड खड़ा किया है, समझना, ये मेरा लेफ्ट हैंड, अब देखिए जाए, अब देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, समझना। आपने जब मिरर में देखा तो आपने राइट हैंड ऊपर किया, ये देखो इसने राइट हैंड ऊपर किया, लेकिन वहां दिखाई देगा इसको लेफ्ट हैंड ऊपर। ऐसा देखने में लग रहा है कि भैया इसने राइट हैंड ऊपर किया, लेकिन आप देखिए कि वो इन्वर्ट हो गया एक तरह से, तो इसको ही लेटरल इन्वर्शन बोल रहे हैं। ऐसे ही आप जहां भी देखिए, एक तरह से लेटरल इन्वर्शन को ऐसे भी समझते हैं, रेड को ना इस पेज को पकड़ के यूं कर दो, अगर इस पेज को मैं यूं पलट दूं तो ये रेड ऐसा बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि इस पेज के पिछली साइड पे मैं देखूं ना रेड कैसा है, तो इस पेज को यूं पलट के देख लो। या फिर आप देखिए कि ये डी ऐसा है ना, तो यहां पे ऐसा होगा, तो ये हम उसमें भी देखते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपर्चर की बात करता हूं। देखिए मुझे पता है कि जो मिरर्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, दो, एक तो प्लेन हो गए, एक स्फेरिकल हो गए। प्लेन की बात हम कर चुके हैं, अब स्फेरिकल की भी मैं बात बता रहा हूं आपको। जैसे स्फेरिकल मिरर मैं बोलता हूं ऐसा होता है ना, ऐसा मिरर है, अगर ये कनकेव है, तो अब क्या ये मिरर सच में ऐसा है? जी नहीं। आप मेरे को बताओ ये कहां से काटा होगा, ये कोई ना कोई स्फीयर होगा भाई, ऐसा गोल सा एक गोला होगा, उसमें से इतनी चीज को हमने काट लिया, तो ये क्या हो गया, आपका कनकेव का पोर्शन हो गया। ये कुछ ऐसा गोल मिरर रहा होगा जिसमें से इसको काटा है, इसका मतलब हमेशा इन मिरर्स को हम एक स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके मिरर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, उसको क्या बोलते हैं, पी, पोल बोलते हैं।
फिर इस मिरर से एक डिस्टेंस की दूरी ऐसी होती है जिसको फोकस बोलते हैं, जहां पे इमेज बहुत सारी बनती हैं। तो ये फोकस जो होता है ना, इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी बोल देते हैं। और यहाँ फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस रहता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। फिर अब मैंने क्या बोला कि ये पूरे का पूरा क्या है, एक हम स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं, गोला कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जब गोला है पूरे का पूरा, तो इसका एक सेंटर होगा, इसको सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप समझना, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ये पोल से कितनी दूरी पे रहता है, ये फोकल लेंथ का डबल होता है। यानी कि अगर ये दूरी f है ना, तो ये दूरी भी क्या होती है, f होती है। यानी कि cp जो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, r/2 है। r क्या, किसको बोला इसने, इसको r बोल दिया है। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, r क्या हो गया, 2f के बराबर हो गया। तो f क्या हो गया, r/2 हो गया। समझ गए। चलिए, बड़ा मुश्किल है यार ये सब चीज़ें समझाना, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से आपको सब चीज़ें पता लग जाए। तो ये तो बाकी तो ये इधर जो हमने कंसीडर कर रखा है ये इमेजिनरी ही होता है सारे का सारा। मेन तो असली मिरर तो यही है। आप देखिए ये जो एक्सिस है ना, ये जो बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ये मेरे हिसाब से मैंने सारी टर्मिनोलॉजी तो आपके साथ अब सेट कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि कभी भी आपको इमेज कनकेव मिरर की चाहिए है तो आपको क्या करना होता है, इसके सेट ऑफ रूल्स हैं। अब ये सेट ऑफ रूल्स को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पिक्चर्स की फॉर्म में समझाता हूँ कि क्या होते हैं। आज देखो पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल बोलता है अगर कोई भी लाइट इस तरह से, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अभी समझा के आया हो ना कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूं पास करी है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अगर कोई लाइट इसके पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। पहला रूल ये बोलता है। आपके हिसाब से तो देखिए कि कोई लाइट ऐसे आई तो आप तो अपने हाथ से यहां भी कर सकते हैं उस लाइट को, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये रूल है। अगर आपको ऑप्टिक्स को समझना है तो ये रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाएंगे। अगर कोई पैरेलल लाइट आई इस लाइन के तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे आपको अब आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में समझ में आएगा कि इमेज बनती कैसे, उसके लिए ये रूल्स हैं। दूसरा समझिए, अगर कोई लाइट ऐसी आए जो फोकस से यूं इसके ऊपर गिर रही है मिरर के ऊपर, तो वो हमेशा पैरेलल होगी किसके, ये हमेशा पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ये पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट ऐसे फोकस से गुजर के इस मिरर के फोकस से गुजर के मिरर के ऊपर पड़ रही है तो वो हमेशा पैरेलल ही निकलेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है पूरी की पूरी। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, अगर कोई लाइट ऐसे करके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहां पे जाएगी, मिरर के ऊपर गिरेगी। देखिए यही सेंटर ऑफ कर्वेचर था। पहले हमने फोकस का देख लिया, फिर हमने देख लिया यहां भी फोकस का, यानी कि ये और ये जो केस है एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है, वाइस वर्सा है। अब हम देख रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट गिरेगी, यहां पे ऐसे पास कर जाएगी, तब क्या होगा, तब जो लाइट ऐसे जा रही है ना, वही सेम लाइट इधर उधर कहीं नहीं जाएगी, वो इधर से ही ऐसे को रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यानी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चली जाएगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जब मैं इसको बड़ा करके देखूंगा तो ये पूरा का पूरा गोला है, तो गोले के बीच में से कोई चीज जहां पे आ रही है ना, तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, उसी रेडियस से। ये आपको समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, तभी आपको बात समझ में आएगी। ये कंसेप्ट बता दिया। अब चौथा जो रूल बनता है वो क्या बनता है, अगर कोई रे ऐसे करके ओब्लिकली इस पॉइंट P पे आ रही है, ऐसी तिरछी आड़ी, देखिए यहां पैरेलल का तो हमने कर लिया, लेकिन ऐसे करके किसी और एंगल पे यूं करके कैसे भी आ सकती है ओब्लिकली, है ना, उल्टी पुल्टी होके। अगर वो ऐसे आई तो यहां जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ उसका एंगल क्या बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जिस एंगल से मान लो 60 डिग्री पे आके यूं गिरी, तो आप देखिए कि 60 डिग्री पे ही इधर को बाहर आएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मैंने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो 60 डिग्री पे ही इधर को बाहर आ जाएगी। तो ये आपका चौथा रूल नंबर होगा, यानी जिस एंगल से जहां आ रही है उसी एंगल से बाहर को आ जाएगी। ये आपको समझना है। ये प्रिंसिपल फोकस पे अगर ऐसा होगा तो समझ आ गया आपको। ये 4 इसके रूल बनते हैं, सेट ऑफ रूल्स बनते हैं, जिसके थ्रू हम अब आगे इसको समझ पाएंगे कि कन्वेक्स और कनकेव के अंदर इमेजेस बनती कैसे हैं। अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं कनकेव मिरर के बारे में। ये कनकेव मिरर है, तो आप देखिए कि पहला केस क्या बनता है मेरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है। मान लो कि आपने देखा कि चांद है, चांद की आपको एक परछाई चाहिए एक शीशे में, तो चांद क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कोई तारा है, सूर्य भगवान है, इन सबको अगर आप शीशे में देखते हो तो ये क्या है, ये इन्फिनिटी पे है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर खड़ा है, उसको मैं इन्फिनिटी कंसीडर कर लेता हूं। आप देखिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये
एक कोई भी पेड़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, कोई वस्तु है जो बहुत ही दूर है। अब इसकी अगर इमेज बनानी होगी ना, तो यहां से एक तो ऊपर से यूं लाइन जाएगी पैरेलल। जो लाइन पैरेलल जाती है, मैंने अभी रूल के हिसाब से क्या बताया कि इस लाइन की जो लाइन पैरेलल जाएगी लाइट की, वो कहां से पास करेगी, वो फोकस से पास करेगी। तो ये फोकस से पास कर जाएगी, समझ गए। अब एक लाइन, क्योंकि ये बहुत ही दूर है ऑब्जेक्ट, तो एक लाइन हम ऐसे भेजेंगे, ये भी कहां से पास करेगी, ये भी भाई इसके पैरेलल है, तो ये भी फोकस से पास कर जाएगी। यानी पहला ऑब्जेक्ट आपका कहां बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। आप समझना, इमेज पहली फोकस पे बन जाएगी, सॉरी, है ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पहली इमेज कहां बनती है, यहां पे फोकस में बनती है। और आप समझ सकते हैं, ये देखिए छोटी सी बनी है, बिल्कुल एक छोटा बिंदु बन गया, इसका मतलब डिमिनिश्ड, सबसे छोटी इमेज बनेगी। और यहां पे यही मैंने यहां पे देखिए आप, हाईली डिमिनिश्ड मतलब सबसे छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब आप सोचें कि ये रियल और इन्वर्टेड ही क्यों बनेगी, मतलब असली इमेज बनेगी। इसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो। क्यों ले सकते हो, आप देखो ना कि यहां पे मैं एक स्क्रीन रख दूं तो ये इधर ही तो आ रही है, पीछे थोड़ी जा रही है। अगर पीछे जाती तब नहीं मैं ले सकता था, पीछे तो भैया वो शीशे की दुनिया में चली गई, तो वहां पे जाके मैं कहां इसकी इमेज लूंगा, वहां पे जाके कहां स्क्रीन रखूंगा। यहां ये हमारी ही दुनिया में वापस आ गई है, समझना। एक पीछे शीशे की दुनिया, एक इधर हमारी दुनिया, ये इधर को टकरा के हमारी ही दुनिया में वापस आ गई। तो यहां पे एक स्क्रीन लगा के मैं इसको देख सकता हूं, इस इमेज को। जब मैं देखता हूं तो ये ऐसी दिखेगी नीचे को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये नीचे को दिखाई देगी। यानी कि अगर कोई एरो ऊपर को तो वो उल्टा दिखाई देगा। यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी और रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इसको मैं स्क्रीन पे ले सकता हूं। ये शीशे की दुनिया में जाके नहीं बन रही, ये इधर ही बन रही है, इसीलिए ये क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। पहला केस आपको समझ में आ गया, ये यहां इस भाषा में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। दूसरा केस मैं बताता हूं अब क्या है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हमने इसको बहुत दूर नहीं रखा। ये जो देखिए गोला बन सकता है पूरे का पूरा ऐसा करके, अब ये स्फीयर बन सकता है। तो ये स्फीयर का क्या है, ये सेंटर है। स्फीयर के सेंटर से थोड़ा सा मैंने इधर रख दिया इस इमेज को, है ना। आप समझिए कि स्फीयर के सेंटर से थोड़ा सा इधर रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इधर रख दिया। अब बताइए कि इमेज कहां पे बनेगी। आइए अब देखते हैं। यहां पे देखिए एक इमेज की हाइट है h, वो ऐसे रख दी। अब मैंने क्या बोला, इस लाइन के कोई भी लाइन लाइट की पैरेलल जाएगी तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो ये लाइन ऐसे गई तो इसको फोकस से निकलना ही पड़ेगा। तो ये देखो ये लाइन फोकस से निकली, पहली लाइन हो गई। अब आप देखिए कि यहां से ही एक लाइन इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि मुझे तो इस पूरी ऑब्जेक्ट की डिटेलिंग चाहिए ना भाई कि है क्या चीज ये, तो ये एक लाइन ओब्लिकली ऐसे जाएगी। अब अगर ये लाइन ओब्लिकली पी पे गई, पोल पे जो भी लाइन ओब्लिकली ऐसे जाती है, तो जो यहां का एंगल है उसी एंगल से ये क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये देखिए ऐसे गई। आप देखना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में यहां अभी मिल चुकी हैं। अब एक जो लाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, आप देखिए कि यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन पास करती है तो वो यहां पे जाके वापस से ऐसे आ जाती है। तो ये कहां पे मिल रही है, ये भी यहां। आप देखिए हर जगह की लाइनें कहां पे आके मिल रही है, एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है, इस बिंदु पे। जिस बिंदु पे ये सारी लाइनें आके मिल रही है वहां पे क्या बना देगी, ये एक इमेज बना देगी। लेकिन इमेज की हाइट अगर देखनी हो तो कैसे देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से देखते हैं कि उससे कितनी नीचे या कितनी ऊपर बन रही है। यहां तो बिल्कुल उसी के ऊपर बन रही है, यहां तो डॉट बन गई एक तरह से। लेकिन वही चीज अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां देखिए कि ये यहां नहीं बन रही इमेज, ये यहां नीचे कहीं बन रही है, नीचे बन रही है। तो इसका मतलब ये हाइट इसकी हो गई। लेकिन आप देखिए यहां हाइट बड़ी है, यहां हाइट छोटी है, इसका मतलब, और ऊपर से एरो उल्टा बनेगा, यहां भी नीचे को बनेगा। यहां ऊपर था एरो तो यहां नीचे को। इसका मतलब ये इमेज भी क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है और छोटे साइज की है छोटी है, डिमिनिश्ड है, लेकिन वेरी डिमिनिश्ड नहीं है। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड लिखा था, यहाँ सिर्फ डिमिनिश्ड है, ठीक है, डिमिनिश्ड, ये नहीं कि हाईली डिमिनिश्ड। देखिए एक एक शब्द का अंतर है यहाँ पे, अगर आप समझे तो। समझ गए इस चीज को। और ये इमेज को भी आप मेरे को बताइए कि क्या इसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। जी हाँ, ये हमारी ही दुनिया में वापस आ गई। ये अंदर शीशे के अंदर तो गई नहीं, ये वापस से इधर ही आ गई है। तो इसको मैं ऐसे स्क्रीन के ऊपर ले सकता हूँ। इसका मतलब है ये रियल इमेज बनती है। रियल को वैसे भी स्क्रीन पे लिया जा सकता है। अगला, इतने भाई बारीकी से इतनी डिटेलिंग में कोई नहीं समझाता, किसी को कोई मतलब भी नहीं है समझाने का। मैं पागल हूं जो समझा रहा हूं, ये समझ लो बस, है ना। कि वही है कि दीवार के साथ सर मारने वाली बात है। अभी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है ना, तो सच में मैं कह रहा हूं कि आपको दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं समझा सकता। अगर मैं नहीं समझा पाया ना आपको, कोई नहीं समझा सकता। किसी पे भी पढ़ के देख लेना एक बारी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं, सौगंध ले रहा हूं इस चीज की। तो मैं, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तीसरा केस क्या बनता है, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे काम का है भी कि नहीं। ये काम का है, एंड में एक टेबल दिखाऊंगा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए बता रहा हूं ये मैं। अब आजकल डीप में पूछते हैं एग्जाम में, कल को ये मत बोल देना कि सर आपने तो पढ़ा नहीं रखा था। सब पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, एक चीज नहीं छुड़वा रहा। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कर्वेचर। देखो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया। ठीक है दोस्त, अभी इससे पिछले केस में कहां रखा था आप समझना,
पहले हमने रखा इन्फिनिटी पे, फिर हम इसको यहां ले आए सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ी सी पास। आप देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ी सी पास। अब तीसरे केस में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ले आए, आप देखो सी पे ही ले आए। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा था। आप मेरे को बताओ कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसे पैरेलल गिराऊं इस लाइन के पैरेलल, तो ये फोकस से गुजरेगी। तो ये देखिए ये फोकस से गुजरी ऐसे करके। मुझे नहीं पता अभी दूसरी लाइन कहां मिलेगी, दूसरी लाइन मिला के ही मेरे को इमेज पता लगेगी कि कहां जाएगी। अब दूसरी लाइन देखिए ओब्लिकली आप फोकस से गिराइए, ये जो फोकस है ना, यहां से एक लाइन पास करवाइए। जब आप यहां से एक लाइन पास करवाएंगे तो कोई लाइन अगर फोकस से पास करती है तो वो एंड में आके यू पैरेलल हो जाती है इसी लाइन के। अभी रूल बता के आए हो ना ये सब, तो फोकस से है तो ऐसे पैरेलल हो जाती है, तो ये इमेज यहां पे बनेगी। तो यानी कि जो ऊपर है ना वही सेम हाइट की इमेज नीचे बन जाएगी अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। और वो बननी भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये असली में क्या है, एक गोला है, गोले का ये सेंटर है सी। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां रख रहे हैं तो उतनी ही इमेज नीचे भी बना रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है सिमेट्रिकल हो रहा है सब कुछ। आप देखिए ना कि सेंटर जो बिल्कुल रियल का सेंटर है पूरे स्फीयर का, वहां सब कुछ जो ऊपर है वही नीचे रहेगा। यहाँ तो सब कुछ सिमेट्रिकल हो रहा है, तो इस वजह से ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि भैया मैंने ऐसे ही क्यों किया, कि मैंने फोकस से ही ऐसा क्यों किया। इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो मैंने एक स्क्रीन व्हाइट पेपर लगा के देखा कि मेरे को उसकी इमेज कहाँ मिल रही है। मैं भटकता रहा, मैंने पहले व्हाइट पेपर को यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर मैंने देखा व्हाइट पेपर पे इमेज आ ही नहीं रही। फिर मैंने ना व्हाइट पेपर को यहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था उसी के पास में बगल में मैंने एक व्हाइट पेपर रख दिया। मैंने व्हाइट पेपर को रखा तो मैंने देखा कि भाई उससे टकरा के ना इसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ व्हाइट पेपर पे आ रही है। फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा तो ये तो ऐसा हो रहा है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली इमेज बनती है वो यहीं पे ही बन जाती है। और व्हाइट पेपर पे मैंने देखा उसकी लेंथ को मेजर करके इमेज की, और रियल में ऑब्जेक्ट को मेजर करके देखा, मैंने देखा दोनों की हाइट सेम आ रही है भाई। इसका मतलब अब मेरे को पता लगा कि ये लाइट की लाइनें जा कैसे रही हैं। ये रिवर्स चीजें सोचने वाली, ये ऐसे नहीं है, ये प्रैक्टिकल से हुए हैं। प्रैक्टिकल से हमें पता लगा कि ये लाइनें कैसे जाएंगी, क्योंकि अदरवाइज तो आप देखिए कि आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना कि भाई एक लाइन ऐसी थी जो यूं करके यूं गई, एक लाइन मेरी मर्जी मैं कहीं से भी लाइन ले जाऊं, है ना, मैंने सोचा ओब्लिक जाएगी एक लाइन, यूं करके यूं गई और ये इमेज यहां बन गई। भाई मेरे, अगर ऐसे होगा तो फिर तो ये आप अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये उल्टा जब हम चले, हमने पहले स्क्रीन लगा के और फिर रिवर्स में जाके देखा कि ये इमेजेस की लाइन कैसे आई होंगी, इसको ऐसे समझना है। यानी कि अगर यहीं पे इमेज बन रही है तो इसका मतलब है कि पहले तो ऐसे गई होगी और दूसरा ये फोकस से ऐसे गई होगी, तभी यहाँ पे इमेज बन सकती है, नहीं तो यहाँ इमेज बन ही नहीं सकती है। समझ गए इस चीज को। चौथा केस देखते हैं। यहां पे अच्छा क्या हो जाएगा, रियल ही इमेज है, इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टी है, स्क्रीन पे भी ली जा सकती है। और यहां पे साइज क्या है, डिमिनिश्ड नहीं है, डिमिनिश्ड होता है छोटा, यहां पे सेम साइज है, जो यहां पे वही यहां है, ये पूछा जा सकता है ऐसे। चौथा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो अब ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसको देखिए पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं रख दिया। आप देखिए यहाँ पे, अब जब यहाँ पे रखा तो आप मेरे को बताओ, एक लाइन तो मैंने ऐसी पैरेलल भेजी, वो कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से ही गुजरेगी, ये पक्की बात है। फिर एक लाइन मैंने यहाँ से फोकस से गुजारी, तो फोकस वाली लाइन कहाँ जाएगी, आप देखना वो इधर को गुजर, तो जहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी ना वहीं पे इमेज बनेगी दोस्त। तो वही चीज यहाँ पे मैंने बताई है। और इस बार आप देखिए, आपको शक्ल से दिख रहा होगा ये इतनी हाइट का है और ये बड़ी है, यानी इमेज जो है ना इस वक्त वो ज्यादा बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो इमेज क्या होगी, लार्जर हो गई। क्या इमेज रियल है? जी हाँ, हमारी ही दुनिया में बनी है, शीशे की दुनिया में नहीं बनी है, हमारी दुनिया में बनी है, तो स्क्रीन पे लिया जा सकता है। रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, ठीक है दोस्त, और लार्जर साइज की है। साइज पता होना चाहिए, रियल है कि नहीं पता होना चाहिए, इरेक्ट है या वर्चुअल ये पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवें केस में चलते हैं। आप देखिए ये वाले केस के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पुट कर दिया, हमने फोकस के ऊपर रख दिया। अब जैसे ही मैं फोकस के ऊपर रखूंगा, समझना इधर से एक मैंने लाइन गई हमारी, तो ये पैरेलल है इसके, तो ये कहां से गुजरेगी, ये फोकस से ही गुजरेगी ऐसे। और एक मेरे को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन ऐसे जाती है ना, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। आप देखो अब ये दोनों कहां चली गई, ये चली गई इन्फिनिटी पे दोस्त। तो यानी कि जो इमेज यहां फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट की होगी ना, वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी, वो बहुत ही दूर बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे स्क्रीन लगा के उसको देख लो, वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। और वो क्या बनेगी, बहुत ही बड़ी बनेगी, छोटी नहीं बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी। यानी जैसे जैसे आप
पास में आते जा रहे हैं, आप यहाँ बीच में आए तो पीछे बड़ी इमेज बनी, अब यहाँ आ गए तो बहुत ही बड़ी इमेज बन गई है, इन्फिनिटी पे जाके हाईली एनलार्ज इमेज बनेगी, लेकिन वो बनेगी इन्फिनिटी पे बहुत ही दूर जाके बनेगी, कहाँ आपकी स्क्रीन दिखाएगी ये हमें भी नहीं पता है, और बनेगी कैसी, रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी, क्योंकि आप देखिए रिफ्लेक्ट होकर इधर ही बन रही है, इसका मतलब है स्क्रीन पे तो ली जा सकती है, लेकिन ठीक है बहुत दूर जाके लेनी पड़ेगी, बस वही उतना सही फर्क है, लेकिन होगी रियल और इन्वर्टेड। ऐसा है तो वहां ऐसे दिखाई देगी। छठा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको स्टार मार्क कर लो, सिक्स्थ केस को, ठीक है दोस्त। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, ये फोकस और ये जो है हमारी क्या है, पोल पी। फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इसकी इमेज कैसे बनेगी, एक लाइन तो देखिए ऐसे गई, तो ये पैरेलल है लाइन इसके, तो ये यहां से फोकस से गुजरेगी, ये तो गई इधर को। अब दूसरी लाइन देखना, आप देखना इसकी डायरेक्शन को देखो, लाइनों को ढंग से देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये लाइन यूं करके यूं गई। अब दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली कैसे जा रही है, ये यूं जाएगी और वापस से यूं ही आ जाएगी ऑब्जेक्ट, देखिए ना ये यूं जाएगी, आप देखो ऑब्जेक्ट से एक लाइन ऐसे गई तो ये वापस ऐसे ही आएगी, कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। अब आप देखिए, मेरे को बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे जा रही हैं, क्या ये दोनों लाइनें आपस में आगे चल के कहीं मिल सकती हैं, ये देखो मैं बढ़ाऊंगा ना आगे, ये गहराई चौड़ी होती जा रही है, यहां पे कम थी गहराई, यहां कम थी, यहां बढ़ गई, यहां बढ़ गई, यानी ये इधर तो कभी नहीं मिल सकती, इधर तो चौड़ी होती जा रही है भाई, इधर तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन इन्हीं लाइनों को अगर मैं पीछे को शीशे की दुनिया में चला जाऊं, अब समझना, अब मैं कहां जा रहा हूं, ये हमारी असली दुनिया थी इधर जहां से हम लाइटें फेंक रहे थे, जहां पे ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। अब मैं इसी को पीछे को शीशे की दुनिया में जब मैं गया तो मैंने देखा कि भाई ये तो शीशे की दुनिया में जाके मिलेगी, इधर तो नहीं मिल सकती, इसका मतलब असली में नहीं मिल रही है, ये पीछे कहीं शीशे की दुनिया में, नकली दुनिया में जाके मिल रही है। तो ये वर्चुअल क्या होता है, वर्चुअल होता है नकली, तो ये असली तो इधर, रियल इधर रहता है, वर्चुअल अब उधर चला जाएगा शीशे की दुनिया में। तो जैसे ये पीछे गया तो ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और वर्चुअल इमेज कभी भी उल्टी नहीं बनती, वो सीधी ही बनती है, क्योंकि ये हमारी आंखों का भ्रम है इमेज। तो ये जो यहाँ पे है ना, वैसे ही इमेज यहाँ बनेगी, लेकिन बनेगी ये बहुत बड़ी, और इसके रियल लाइफ के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके दांत हैं, जैसे दांत के बिल्कुल पास लेके जाएंगे, क्यों, आप देखिए फोकस और पोल के बिल्कुल बीचों बीच अगर रख दिया जाए तो आप समझिए ना, बिल्कुल पास में ऑब्जेक्ट के रख दिया जाए, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि कम डिस्टेंस के बीच में रख दिया जाए तो बड़ी इमेज बनती है। तो आपके दांत के पास यूं डेंटिस्ट लेके जाके उसको बड़ा सा दांत दिखाई देगा, इस वजह से वो रखता है, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल है। दूसरा बताता हूँ, शेविंग वाले लोग करते हैं, वो एक ऐसा कनकेव मिरर यूं पास में लाके देखेंगे तो उसमें उनको एक एक दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ से धार बनाते हैं। शेविंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ये आगे पढ़ेंगे इसके, तो इसलिए इसका जो यूसेज है छठे नंबर का, एग्जाम में लाखों बार आ चुका है, ठीक है, इतनी बार एग्जाम नहीं हुआ होगा जितनी बार दुनिया में इसका सॉल्यूशन आ चुका है, इसकी एप्लीकेशन आ चुकी है। पेपर के अंदर 10th के पेपर में, 9th के पेपर में भी ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस ही आपको देखने को मिलती हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, 6th नंबर पॉइंट, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि जितने भी अभी हमने पढ़ाई की है ना, उसको मैंने एक टेबल में फॉर्म कर दिया। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में, और ये किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा आपको देखना है। अगर वो चाहे थोड़ा सा डिफिकल्ट करना पेपर को तो पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा जा रहा लेकिन पूछा जा सकता है। मैं सिर्फ आपको सारी की सारी चीजें हम आगे लेके चलेंगे, मैं ये नहीं आपको पढ़ा रहा कि जो अब तक पूछा गया, मैं ये भी पढ़ा रहा हूं कि क्या पूछा जा सकता है। आप देखिए, अगर डीप में ही हम जा रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है, ठीक है, तो इमेज कहां पे बनती है, वो फोकस पे बनती है, ये पता होना चाहिए। इमेज कैसी बनती है, साइज कैसा रहता है, हाईली डिमिनिश्ड रहता है, पॉइंट साइज की बनती है। और चौथा, नेचर हमें पता होनी चाहिए कि वो रियल बनती है या इन्वर्टेड बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है, या वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है ना। तो हम बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड बनती है। ऐसे करके ये सारे के सारे केसेस बनते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला केस है, जब हम फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो यही अभी लास्ट वाला केस जो मैंने बताया। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, मिरर की दुनिया में जाके इमेज बनती है, और इतनी बड़ी बनती है कि वो हमें डेंटिस्ट तक को इस्तेमाल करने में हेल्प होती है, शेविंग वालों को इस्तेमाल करने में हेल्प होती है, एनलार्ज्ड बनती है। और इरेक्ट और वर्चुअल बनती है कि सीधी ऐसे है तो वो ऐसी ही दिखेगी, इसीलिए उसको वर्चुअल भी बोलते हैं और इरेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो अब रूल्स कन्वेक्स मिरर के देख रहे हैं, 4 रूल इसके भी हैं कन्वेक्स मिरर के भी। ये आपको इनको पढ़ने के बजाय ना मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि ये सीधे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये रूल इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो हम इसके केसेस करते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए कि ये मिरर है, आप कोई लाइट इधर से आएगी, यानी आप इधर खड़े हैं ना, तो अब मिरर के अंदर आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इधर से तो पेंट कर रखा है, यहां से आपको ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो यहां से आप दिखाई देंगे अपने आप को। अब ये कहता है कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन आएगी ना तो वो इस तरह से जाएगी, और वो कहां पे जाएगी, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि अगर मैं उसको पीछे को एक्सटेंड करूंगा तो वो फोकस पे आके मिलेगी। यानी कि यहां पे आप देखिए कि सब गेम जो होने वाला है ना, अब शीशे की दुनिया का होने वाला है, रियल दुनिया का नहीं होने वाला। क्योंकि रियल दुनिया तो देखिए इस तरफ है, इस शीशे के इस तरफ रियल दुनिया है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये रियल दुनिया है। लेकिन शीशे के इस तरफ जब हम देखते हैं, शीशे के इस तरफ जब हम देखेंगे तो वो नकली दुनिया है, वो शीशे की दुनिया है, ऐसे समझना है आपको। तो यानी कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट जो हो रही है ना, ये कैसे पता लगेगा कि कितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, कहां किस एंगल पे हो रही है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे, ये फोकस पे मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट मेरा इसके उल्टा ही होगा। उल्टा ये होता है कि कोई भी ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे समझना, ये जो है ऐसे लाइट आई। अब ये लाइट जो है ना, ये लाइट अगर शीशे के अंदर जाती तो कहां जाती, फोकस पे जाती। अगर ये लाइट ऐसी है तो ये क्या होगा, पैरेलली ऐसे निकल जाएगी, इस लाइन के पैरेलली इस तरफ चली जाएगी, समझ गए। तो यानी कि ऐसे वाली जो लाइट है ना वो ऐसे चली जाएगी बाहर को। यू गॉट ओके। तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई लाइन लाइट की ऐसे करके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश करेगी मिरर में, मिरर की दुनिया में चली जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, ठीक है। तो आप देखिए कि वो वापस भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। एक ये हो गया। चौथा रूल क्या बोलता है कि अगर इसी मिरर के ऊपर ओब्लिकली डलेगी, यानी किसी एंगल पे डलेगी, ऐसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से एक एंगल पे डलेगी, तो वो आई इंसिडेंस एंगल हो गया है ना, ऐसे डलेगी तो वो जिस एंगल से डली है ना उसी एंगल से इधर को बाहर भी निकल जाएगी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यू गॉट माई पॉइंट। तो ये 4 मैंने आपको केसेस इसमें बता दिए हैं दोस्त। यही 4 केसेस के बेसिस पे पूरे का पूरा इसके अभी हम आगे डायग्राम्स देखते हैं। इसमें ज़्यादा केस नहीं बनेंगे, इसमें 2 ही केस बनेंगे। आइए देखते हैं कि वो 2 केस कौन से बनते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्त। ये देखिए ये 2 केस हैं। पहला केस इसके अंदर बनता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे बहुत ही दूर रख दिया है, अब मान लो इस शीशे में आप सूर्य भगवान को देखना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, वो इन्फिनिटी पे को बहुत दूर हो गए। तो ये ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है ना, मैंने क्या बताया था, इस एक लाइन अगर ऐसे पैरेलल आएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन अगर पैरेलल आएगी तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी कि ये पीछे को अगर एक्सटेंड करे तो फोकस पे जाके मिले। पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसी में से एक लाइन पैरेलल ऐसे जाएगी, इसी के पैरेलल है तो ये भी इस तरह से इधर को जाएगी कि पीछे जाके फोकस को मिले, तो यानी कि इमेज यहां पे बनी फोकस पे, ठीक है। ये केस में इमेज कहां बनी, फोकस पे आके आपकी मिल गई है। और जो अब इमेज है, आप मेरे को बताओ, वो रियल दुनिया तो इधर है, क्योंकि असली ऑब्जेक्ट तो सूर्य भगवान तो इधर है, आप इधर खड़े हैं, तो असली दुनिया इधर है, तो इमेज कहां बन रही है, नकली दुनिया में बन रही है। किसकी दुनिया में, शीशे की दुनिया में बन रही है, पीछे को बन रही है। तो ये शीशे की दुनिया में बन रही है, इसका मतलब पहला पॉइंट जो क्लियर होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। दूसरा पॉइंट, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब अगर यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर को एरो है तो यहां भी छोटा सा एक ऊपर को ही एरो बनेगा, छोटी बनेगी लेकिन बनेगा ऊपर को ही एरो, यानी कि वर्चुअल इमेज यहां पे आपकी बनने वाली है। तो वो हम देख भी सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। वही मैंने बताया कि इरेक्ट मतलब ऐसे है तो इधर ऐसे है तो इधर भी ऐसे ही बनेगी, और छोटी बनेगी, और वर्चुअल तो है ही शीशे की दुनिया में। दूसरा केस क्या बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। अब दूसरा केस बनता है, आप समझना, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अब देखो इन्फिनिटी से थोड़ा सा हम आगे ले आए हैं, हम कहां पे ले आए, यहां ले आए, पास में ले आए। इन्फिनिटी तो हो गया कि बहुत ही दूर, जैसे स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहां पे अब हमने क्या किया, अब हम वहां स्पेस में नहीं जा रहे, हमने बोला कि 100 मीटर 200 मीटर 1 किलोमीटर दूर ऐसे कुछ रख दिया है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बहुत दूर नहीं हुआ, ये पास में होगा। प्रिंसिपल, फोकस और यहां पे इन्फिनिटी के बीच में कहीं, जहां पे मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आसानी से इसके सामने देखा जा सके, ऐसा हो गया। यानी आप ही मान लीजिए यहां जाके खड़े हो गए और आप अपनी इमेज देख रहे हैं इसके अंदर, वैसा। तो आप देखिए कि जब आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, ये इन्फिनिटी और प्रिंसिपल फोकस के बीच की बात है, तो यहां पे आप देखिए अब
यहां से एक लाइन ऐसे जाती है और ये लाइन जो जाएगी ना ये पैरेलल है, आप समझना ये लाइन जो है ये पैरेलल है इस लाइन के। किसके लाइन के पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो कहां को जाएगी? ये ऐसे एक एंगल को जाएगी जो पीछे एक्सटेंड करने पे कहां चला जाए? फोकस पे चला जाए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि इसी लाइन को अब मैं फोकस से गुजारता हूं। इसी लाइन को अगर मैं फोकस से गुजारूं जाके यहां फोकस से, आप मेरे को बताओ कि एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये फोकस से यूं हो गई, तो ये बीच में यहां मिल रही है, तो यानी कि आपकी इमेज जो ये वाली है ना ये यहां बनेगी और ये जो इमेज है ये बहुत ही छोटी बनेगी। आप देखिए ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है, इमेज एकदम छोटी है, लेकिन एरो ऊपर को भी बन रहा है। इसका मतलब शीशे की दुनिया में बन रही है, तो मतलब वर्चुअल मतलब एक तरह से नकली इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। इरेक्ट का मतलब है कि सीधी ही बन रही है, इन्वर्टेड होता उल्टा, इन्वर्टेड तो नहीं बन रही है, सीधी ही बन रही है। यहां भी सीधी बन रही थी, यहां भी सीधी बन रही है। बस यही दो केस बनते हैं इसके। अब आप सोचें कि तीसरा कोई केस क्यों नहीं बन रहा है, आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा पॉइंट कि तीसरा केस क्यों नहीं बन रहा है। भाई मेरे, तीसरा केस ये बनता था कि हम फोकस और कर्वेचर के बीच में रख लें, हम फोकस और पोल के बीच में रख लें। फोकस तो भाई हमारा इधर है, इधर कहीं फोकस दिखाई दे रहा है? कहां है इधर फोकस? फोकस तो शीशे के अंदर है दोस्त, और कर्वेचर भी अंदर है शीशे के। समझ आई बात? फोकस और कर्वेचर अंदर। अब यहां तो ऐसा करो कि शीशे के अंदर घुस के तुम कुछ रख लो, तब तो बात है। तो ये दोनों बाहर है ही नहीं असली दुनिया में, ये तो है नकली दुनिया में है भाई। ये तो शीशे की दुनिया के अंदर है कहीं फोकस और कर्वेचर दोस्त, बाहर है ही नहीं। पिछले जितने भी हमने देखे थे केस, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, फोकस भी बाहर था और कर्वेचर भी बाहर था। यहां तो अंदर है दोस्त, शीशे के अंदर है। कहां जाके रखूं मैं फोकस और इसके बीच में? क्या शीशे के अंदर जाके यूं रख दूं कुछ? तुम्हें रख दो अंदर? तो इसीलिए इसमें दो ही केस बनते हैं, एक इन्फिनिटी का और एक थोड़ा सा इसके पास का। समझ आई आपको ये बात? एक बात आपने नोट की यहां पे, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसकी छोटी इमेज बन रही है, इसका भी यूसेज है। ये सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों के अंदर ही लास्ट वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आपको 2 मिनट रुकिए, बस अभी बताता हूं। पहला केस बना इन्फिनिटी का, जिसके अंदर इमेज फोकस पे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड है, एकदम छोटी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। दूसरा केस बनता है जब इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बन रहा है। इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो इमेज कहां बनती है? पोल एंड पोल और फोकस के बीच में बनती है। वही जो अभी तक हमने देखा है कि पोल, ये पोल है पी, ये क्या है? पोल और फोकस के बीच में बन रही है इमेज जाके, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि पोल और फोकस के बीच में बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है। अभी मैंने आपको समझाया वर्चुअल और रिएक्ट तो बनती है। ये जो एग्जांपल है ना, ये आपने कई बार आप मॉल्स में गए होंगे या कहीं पे ब्लाइंड टर्न होगी, वहां पे देखा होगा। अभी मैं आपको थोड़ा जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। आइए दोनों के अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्या यूसेज है दोनों के। एक पहले कनकेव के देख लेंगे, फिर हम कन्वेक्स के देख लेंगे। अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो कन्वेक्स था, इससे पहले हमने पढ़ा था कनकेव। तो पहले कनकेव के देख लेते हैं, जिसमें मैंने बोला था ना शेविंग में भी इस्तेमाल होता है। तो कनकेव का पहला इस्तेमाल तो है टॉर्चेस के अंदर। आप बताओ मेरे को, ये टॉर्च के अंदर आपको ऐसा मिरर दिखाई दे रहा है अंदर, ऐसा ये मिरर ऐसा है ना? क्या आप ऐसा समझ सकते? ऐसा है ये मिरर, यहां पे लाइट पड़ेगी तो इधर को ही आएगी। क्या समझ पा रहे हैं? इधर को लाइट पड़ेगी तो इधर को ही आएगी, यानी हमारी ही दुनिया में आएगी लाइट। तो ये मिरर कैसा है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पड़ेगी लाइट तो इधर को आएगी, और यहां पे पेंट कर रखा है। आप बताइए क्या ये अंदर को ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि नहीं? इसका मतलब ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। समझ गए? वहीं पे लेंसिस में उल्टा हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेंसिस के साथ इसको कंपेयर मत करना। अभी आप मिरर पढ़ रहे हैं। पहला इस्तेमाल होगा टॉर्चेस में, क्योंकि ये बहुत सारी लाइट को ऐसे भेजेगा आगे और बहुत सारी इमेजेस भी बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। यानी कि यहां से फोकस होकर लाइट आगे जा सकती है, फोकस आगे को है, इसका मतलब हमें ये हेल्प करेगा रोशनी आगे बढ़ाने में। दूसरा, यहां पे देखिए आप, ये जो है शेविंग मिरर। आप इस मिरर के ना, अब किसी होटल में जब जाएंगे है ना, तब आपको पता लगेगा। नहीं मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चले गए, वहां पे क्या होता है, आपको अलग अलग होटल्स में रेड से हमेशा एक दिन एक रात पहले 30 से 40 किलोमीटर दूर आपको लेके जाया जाता है। एग्जैक्ट उस जगह पे कभी भी नहीं रहती इनकम टैक्स की टीम, पूरी बारात जाती है 200-300 लोगों की, जैसे बारात में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसी जगह पे रहेंगे जहां पे रेड पड़नी है, जी नहीं। हमेशा एक भ्रम पैदा करने के लिए ये प्रोटोकॉल, पूरा रूल है कि हमेशा 50 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। तो यहाँ वाली सिटी में लगेगा कि भैया यहाँ तो कोई रेड नहीं है, यहाँ के व्यापारी आराम से निश्चिंत होकर सो जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद रात को 2 से 3 बजे आपको उठाया जाता है। शाम को निकल गए, रात को 2 से 3 बजे आपको उठाया जाएगा। और वो जो होता है ना, उस रात का समय होता है, वहां पे हमेशा आपको एक होटल में ठहराया जाता है।
होटल में क्या होता है कि आपको पूरा बुफे सिस्टम रहता है, बढ़िया बढ़िया होटल होते हैं, तो थोड़ा सा आप गेट टुगेदर होती है, आपको अच्छा लगता है, कि मज़ा आता है, वो होता है ना इंजॉयमेंट वाला माहौल रहता है उस दिन, लिटिल लिटिल भी हो सकता है ना, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वैसे बड़े बड़े होटल्स में जब आप जाएंगे सिलेक्शन के बाद तो ऐसे मिरर भी देखने को मिलेंगे। जब आप पास में जाएंगे ना तो वो एकदम से आपका जूम कर देंगे फेस को, वो जूम इसीलिए कर देंगे वो कनकेव होते हैं। ठीक है दोस्त, अब मैं इनकम टैक्स की रेड की बात ये है, अब आप में से कुछ कंफ्यूज होंगे भाई पूरी बात तो बता दो। तो फिर रात को 2 बजे इकट्ठी होती है टीम, फिर टीम्स बनती हैं, फिर बताया जाता है कि ये यहाँ छापा मारेगा वो वहाँ, तो वापस से 50 किलोमीटर अपने ही उस लोकेशन में आएंगे और फिर सुबह सुबह 5-6 बजे टन 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 पहुँच गए भाई, खोल दो दरवाज़ा, और फिर बारात अपने अपनी जगह पे पहुँच जाती है जहाँ जहाँ उनको जाना होता है। ऐसा सिस्टम रहता है। अब देखिए सेकंड, ये हमने जो शेविंग वाला मैंने बताया, ये थर्ड यूसेज हो गया। ठीक है, इजी रहता है, इससे क्लीन शेविंग आप कर सकते हैं। हालांकि आजकल माउस टेक थोड़ा सा अच्छा लगता है, बट ठीक है, जिसका जिसका जैसा जैसा मन। दूसरा यूसेज जिसका सोलर डिवाइसेस के अंदर होता है। आप देखिए कि जैसे ये सोलर डिवाइस है, तो यहाँ भी आप देखिए सरफेस कैसा है, ऐसा है, ऐसा कटोरे जैसा है। ये कटोरे जैसा जो सरफेस है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कनकेव मिरर बोलते हैं। तो यहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा यूसेज है, ये कन्वर्ज कर देता है, सो द सोलर रेज कन्वर्ज द इंक्रीज द टेम्परेचर एट द कन्वर्जिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी कैविटी। आप देखना डेंटिस्ट होता है जो, उसके पास एक छोटा सा ये मिरर होता है, कभी दांत चेक कराने जाओगे तो वो यूं करके आपके देखेगा दांत, तो अंदर के जो दांत है ना उसको यूं घुस घुस के आपके दांत के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से ही एक छोटा सा मिरर यूं दांत के पास रखेगा, उसको जूम करके ये दांत दिखेंगे इस मिरर के अंदर। तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। फोटोज इसीलिए लगाई हैं कि याद हो जाए। ये किसका यूसेज बताया अभी मैंने, कनकेव के बताया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कन्वेक्स के। कन्वेक्स का इस्तेमाल उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन है तो फिर भी है। तो ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट को जैसे कि मैं बताता हूँ आपको होता क्या है, जो मैग्निफिकेशन इसका मतलब है कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर दिखेगा तो छोटा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है ना ज़्यादा हो जाएंगे। एक आप ऐसे समझिए कि दायरा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 20 लोग खड़े हैं सामने, अब मैं चाहता हूँ कि इन 20 लोगों को मैं एक फोटो में लेके आऊँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तब तो मैं उनको फोटो में लेके आऊँगा। वही केस इसका होता है कनकेव का, कन्वेक्स का। तो इसमें तो दूर पीछे जाके इमेज बनती है। इसका मतलब है कि इसके पास कैपेसिटी है बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समाने की। ऊपर से ये होता भी ऐसा है, ऐसा करके ऐसा, ठीक है, यानी कि ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पे लाइट जाएगी और यू रिफ्लेक्ट होगी, तो पीछे जाके इमेज बनती है। इमेज पीछे जाके बनेगी, इसका मतलब है इसके पास कैपेसिटी है बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समाने की। तो ये बहुत बड़ा इसका व्यू रहता है, यानी ये बहुत दूर तक फैले लोगों को एक साथ मिरर में दिखाई देते हैं। ये इसका जो एग्जाम्पल है ना, आप देखिए कि जैसे यहाँ पे देखिए, ये मिरर आपने कई बार कई मॉल्स में देखा होगा या कहीं ब्लाइंड टर्न में देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कार है, चाहे 10 लोग और खड़े हो जाएं, छोटे 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 यहाँ पे दिखाई देंगे, क्योंकि मैंने बताया था ना इसमें डिमिनिश हो जाती है इमेज। तो वो छोटे छोटे बहुत सारे लोग एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इससे पता लग जाता है, जब भी आप कोई अंधा मोड़ होता है, ब्लाइंड टर्न होता है, यूं मुड़ना होता है ना, तो आपको पता लग जाता है कि दूसरी तरफ से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस शीशे में देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये हर जगह नहीं लगे होते, लेकिन मॉल्स वगैरह वाले तो लगा के रखते हैं, ताकि आगे ब्लाइंड टर्न से यूं एकदम से कोई आके आपसे टकरा ना जाए। सिंगल वन वे है तो वहां पे ये लगा दिए जाते हैं। ठीक है दोस्त, और इसका यूटिलाइज एटीएम में, सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन तो इसका एटीएम में है। अब ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप कभी भी एटीएम जाए ना नेक्स्ट टाइम, तो एक आप ध्यान से देखिएगा एटीएम की मशीन पे, 2 मिनट अंदर खड़े होकर देखेंगे तो आपको एक शीशा दिखाई देगा। जब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा एटीएम, यहाँ पे आप सब काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके एटीएम पे यहाँ पे एक ये ग्लास सा लगा होता है, जिसमें क्या होता है, बाहर की जितनी भी जनता है ना, इस ग्लास में दिखाई दे रही होगी और तुम भी दिखाई दे रहे होगे। ये ग्लास आपको क्यों लगता है, किस लिए लगाया जाता है? आपको क्या लग रहा है मजाक है? जी नहीं, ये ग्लास इसलिए लगाया जाता है दोस्त कि पीछे से इस मिरर के अंदर आपको दिख जाए कि जो पीछे खड़ा व्यक्ति है ना, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई गन दिखा के आपसे लूटने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं आ रहा है अंदर, या फिर यहाँ पे पीछे कोई आपका खड़ा होकर पिन तो नहीं देखने की कोशिश कर रहा। ऐसे बहुत सिक्योरिटी रीजन के लिए यहाँ पे लगाया जाता है ये मिरर, ताकि आपको पीछे का दिखाई दे। आज तक नहीं देखा होगा आज तक आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा इस चीज के ऊपर, बट अब आप ध्यान देंगे कि ये जो मिरर है
पीछे की सारी चीज़ जहाँ पे आप खड़े हैं यूँ आप इसमें देख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए। आई थिंक इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप पिन को उल्टा डाल देते हैं तो शायद एक सायरन भी बजने लग जाता है और नोटिफिकेशन पुलिस को भी चला जाता है, कुछ ऐसा भी सिस्टम रहता है। तो वो सब सिक्योरिटी रीजंस के लिए ये लगाया गया है। एक यूसेज इसका क्या है स्ट्रीट लाइट्स में। स्ट्रीट लाइट्स में देखिए ये जो लाइट्स है ना, यहाँ पे अब हमें जो लाइट चाहिए होती है वाइडर ऐसे पर्सपेक्टिव से चाहिए होती है क्योंकि पूरी गली में फैल जाए लाइट। अगर हम एक ऐसे कनकेव लगा देंगे वो तो एक ही जगह पे रोशनी देगा, फिर एक ही जगह पे सारी की सारी रोशनी अगर रुक जाएगी तो वो हमें नहीं चाहिए। रात को हम चाहते हैं कि रोशनी फैल जाए पूरी गली में ताकि कोई दुर्घटना ना हो। तो वहां पे क्या होता है कनकेव की जगह कन्वेक्स लगाया जाता है, कनकेव नहीं लगाया जा सकता, तो वो यूं करके लगाया जाता है। तो कन्वेक्स मिरर का यहाँ भी इसमें इस्तेमाल है। तो अब समझिए कि अगेन वही है कि यहाँ लाइट आएगी तो वो लाइट इस तरफ और इस तरफ बड़े वाले पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो ज़्यादा दूर तक ज़्यादा पूरे एरिया को कवर कर लेगी। एक ये हो गया। एक सन ग्लासेस जो है आप वो लगाते हैं ना, शेड्स लगा के घूमते हैं कई लोग, कई लौंडे होते हैं तो अपना रुतबा दिखाने के लिए, तो वो उसके अंदर भी यही इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं एक मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। अब यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ होती है आपकी, u होता है ऑब्जेक्ट कितनी दूर है किससे, पोल से। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ से, पोल p से। लिख लो ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल p, पोल p से, ठीक है दोस्त। तो ऐसे ही आप देखिए v जो होता है वो इमेज का डिस्टेंस होता है पोल p से। अब मान लो कि मैं आपको इमेज का डिस्टेंस भी दे दूं और मैं आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दे दूं और मैं पूछ लूं कि भैया फोकल लेंथ बताओ कितनी है, तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से फोकल लेंथ। या मैं आपको फोकल लेंथ दे दूं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे दूं, मैं बोलूं कि इमेज कितनी दूर बनेगी बताओ, तो तुम वो भी निकाल सकते हो। पेपर में कभी आए तो ये फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट कर लो, ठीक है दोस्त। ऐसे ही एक और चीज आप देखेंगे कि कार का जो रियर व्यू होता है ऑटोमोबाइल्स का, उसमें भी यही मिरर लगाया जाता है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। यानी कि जब आप कार में बैठे हुए हैं ना, तो कार में आपको पता है कि पीछे से ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही हो, तो अगर कोई ऐसा मिरर कनकेव लगा हुआ भाई, तो फिर तो आपको छोटी सी चीज दिखाई देगी उसके अंदर, मतलब एक ही जगह पे दिखाई देगी, एक छोटे से एरिया की चीज। लेकिन कन्वेक्स लगा दिया, इसका मतलब है कि पीछे बहुत बड़ा एरिया भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये डिमिनिश कर देता है, छोटी छोटी इमेज करके बहुत सारे लोग दिखा देगा कि पीछे यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी साइकिल, स्कूटर, ट्रक सब आ रहा है, तो सब इसमें दिखाई दे जाएगा। तो आपकी सेफ्टी के लिए एक तरह से ये लगाया जाता है। आप सोचेंगे कि क्या सच में ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन? जी हाँ, ये सारे क्वेश्चन सच में पेपर में आते हैं। इनको भाई मैं बता रहा हूं, आप नोट करके रख लो इन क्वेश्चंस को। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये सारे क्वेश्चन है, ये आ भी रखे हैं पेपर में और आगे भी रिपीट होने के चांसेस है। वो सीधा पूछता है कि बताओ ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मिरर साइड रियर व्यू मिरर लगा होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है? लगे रहो, खेलते रहो, है ना। अगर पता ही नहीं है तो क्या करोगे? सनग्लासेस में कौन सा इस्तेमाल होता है, एटीएम के अंदर कौन सा लगा होता है? ऐसे पूछे तो आपको पता होगा तो बताएंगे ना, नहीं तो कैसे बताओगे? ठीक है दोस्त, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला सेशन था लाइट का, जिसके अंदर हमने पढ़ा है मिरर। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, हम पढ़ेंगे लेंसेज। लेकिन लेंसेज को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन। अभी आपने ध्यान नहीं दिया एक बात का, मैंने जब ये पूरे का पूरा मिरर पढ़ाया तो मिरर पढ़ाने से पहले मैंने एक चीज पढ़ाई आपको, रिफ्लेक्शन, जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब पढ़ाया। तो उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको, मिरर पढ़ाया। क्यों? आप देखिए हमारे सीक्वेंस देखिए क्या है। हमारा सीक्वेंस ये बोलता है कि जो मिरर है ना उसके अंदर रिफ्लेक्शन का यूज होता है, रिफ्रैक्शन का यूज नहीं है। समझना, फर्क है। रिफ्रैक्शन क्या होती है वो तो अगले सेशन में बताऊंगा, हालांकि पहले भी मैंने एक आइडिया तो दे ही रखा है आपको साउंड के अंदर रिफ्रैक्शन क्या होती है। तो मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन का यूज है, रिफ्रैक्शन का यूज नहीं है। लेकिन जब हम लेंसेज पढ़ते हैं तो वहां पे मेजर यूज जो है रिफ्लेक्शन का हो सकता है यूज, लेकिन वहां पे मेजर यूज है रिफ्रैक्शन का। तो अब अगले सेशन में पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, फिर हम उसके यूसेज में आ जाएंगे। तो वो यूसेज में क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस पढ़ेंगे। तो आइए अगले सेशन की शुरुआत करेंगे हम अगले सेशन में, अभी थोड़ी करेंगे। चलिए, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। ऑप्टिक्स अभी बाकी है, अगले सेशन में मिलते हैं।